तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गाल छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबुल तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो। आंख लूं मैं फिर क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। बच्चों, दंतुरित मतलब बच्चों के नए नए दांत जो निकलते हैं। मृतक हुआ मरा हुआ। धूली धूसर का अर्थ हुआ धूल मिट्टी से सना हुआ शरीर। गात में शरीर। जलजात में कमल पाषाण पत्थर परस स्पर्श। अनिमेष बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना। इसमें कवि ने बच्चे की सुंदरता के बारे में बताया है। नागार्जुन जी कहते हैं सुंदरता में ही जीवन का संदेश है कि छोटे बच्चों के नए नए दांतों की मधुर मुस्कान को देखकर मृतक व्यक्ति के शरीर में भी प्राणों का संचार हो जाता है। शिशु की नए नए दांतों की मोहक मुस्कान से मुर्दा में भी जान पड़ जाती है और वह जीवित हो उठेगा। तुम्हारे धूल मिट्टी से सने कोमल शरीर का प्रत्येक अंग इतना सुंदर आकर्षक और मनमोहक लग रहा है मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। तुम्हारे कोमल शरीर का स्पर्श पाकर मेरा मन इस तरह भावुक हो जाता है जैसे तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर कठोर पत्थर पिघलकर पानी बनकर बहने लगा हो। वह पता नहीं बांस का या बबुल का पेड़ था। तुम्हारे कोमल निर्मल और पवित्र स्पर्श मात्र से उसकी शेफालिका के सुंदर असुगंधित फूल झड़ने लगे हैं। मुझे कब तक इसी तरह बिना पलक झपकाए एकटक देखते रहोगे? क्या तुम मुझे देखते देखते थक गए हो? फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? क्या मैं ही तुम पर से अपनी दृष्टि दूसरी दिशा में घुमा लूं? क्या हुआ यदि तुम मुझे प्रथम भेंट में पहचान नहीं पाए? कोई बात नहीं। यदि आज तुम्हारी माँ हमारे बीच ना आती तो मैं तुम्हारे नन्हे नन्हे दांतों की मनमोहक मुस्कान को ना तो देख पाता और ना ही जान पाता। अपने माँ को पहचान कर छोटा बच्चा मुस्काने लगता है। दूसरी बात, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिन प्रवासी में इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रीत तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते ही तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। बच्चों, इस कविता में नागार्जुन जी कहते हैं कि हे बालक तुम धन्य हो और तुम्हें जन्म देने वाली माँ भी धन्य है। मैं तो कोई और हूँ और मैं बहुत दूर से यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए अनजान और अपरिचित हूँ और मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारे इस अपरिचित मेहमान से कोई संबंध नहीं है जबकि तुम्हारी माँ का अपनापन की मिठास से युक्त प्यार तुम्हारे जन्म से ही तुम्हें मिलता आया है। तुम्हारी माँ का स्नेह तुम्हारे लिए पंच अमृत के समान है। जबकि तुम अपनी तिरछी नजर से मुझे देखते हो और हमारी आंखें आपस में मिलती है उस समय नए नए उगे हुए तुम्हारे दांतों की मुस्कान मुझे अत्यंत ही सुंदर लगती है। कवि ने माँ
का स्नेह बच्चों के लिए पंचा अमृत के समान बताया है। बच्चे की मुस्कान की सुंदरता में ही जीवन का संदेश छिपा हुआ है। अब फसल पे आ जाओ। फसल एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। बच्चों, कोटि कोटि का अर्थ है करोड़ करोड़, स्पर्श का अर्थ है छूना, गरिमा मीन्स महिमा, मिट्टी का गुण धर्म का अर्थ है मिट्टी के गुणों की महिमा, पानी का जादू का अर्थ है जल की विशेष प्रभाव। बच्चों, इस पद में कवि ने कहा है, खेतों में फसलें और अपने आप उत्पन्न नहीं होती। हमारे देश में एक दो नदियां नहीं, अनेक नदियां बहती हैं। इन नदियों के जल से फसलों की सिंचाई की जाती है। फसलों को उगाने के लिए एक दो नहीं बल्कि लाख लाख करोड़ लोग काम करते हैं, जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं। असंख्य किसानों व मजदूरों के कठिन परिश्रम को परिणामस्वरूप फसल उगती है। फसल एक दो खेतों की नहीं बल्कि हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुणों की महिमा है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के आधार पर फसल उत्पन्न होती है। इस तरह फसल अपने आप उत्पन्न ना होकर नदियों के जल, किसानों की मेहनत और खेतों की अनेक तरह की मिट्टियों का परिणाम होती है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने पृथ्वी, जल एवं मेहनत के संयुक्त प्रयास से ही फसल का उत्पादन संभव बताया है। फसल के अभाव में हमारे जीवन भी निरर्थक है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है ये, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, पूरी भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा व संकोच है हवा की थरकन का। बच्चों, भूरी का अर्थ है भूरे रंग, स्पर्श छूना, संदली का अर्थ है चंदन जैसी, रूपांतर का है परिवर्तित रूप, संकोच में छोटा रूप, हवा की थिरकन, हवा का चलना। इसमें कवि ने फसल के उगने के संबंध में प्रश्न पूछने के पश्चात अपने आप ही उत्तर दिए हैं। कवि ने प्रश्न पूछा है कि फसल क्या है। इस प्रश्न का उत्तर अपने आप देते हुए कवि कहता है कि फसल अपने आप उगने वाली कोई विशेष प्रकार की चीज नहीं है। इसके उत्पन्न होने में अनेक तत्वों का संयुक्त सहयोग होता है। फसल पर विभिन्न नदियों के अमृत समान जल का विशेष प्रभाव रहता है। असंख्य किसानों व मजदूरों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप ही फसल तैयार होती है। अनेक प्रकार की भूरी और काली रंग की चंदन जैसी मिट्टियों के उपजाऊपन का प्रभाव होता है। सूर्य के प्रकाश एवं हवा के चलने का भी फसलों के उत्पादन में विशेष रूप से योगदान होता है। ये तत्व फसल उत्पादन में सहायक सहयोग करते हैं। इसलिए किसानों व मजदूरों के मेहनत के साथ साथ पंच महाभूतों का भी फसल के निर्माण में विशिष्ट योगदान रहता है। कवि ने फसलों की, नदियों के जल, किसानों के परिश्रम, मिट्टियों के गुण धर्म, सूर्य के प्रकाश एवं हवा के बहने का मिश्रित रूप बताकर देश की मिट्टी और किसान मजदूरों के प्रति अपना आत्मिक लगाव स्पष्ट किया है। क्वेश्चन क्या था? शॉर्ट क्वेश्चन, यह दंतुरित मुस्कान पद्यांश कहाँ से लिया गया है? उत्तर, यह दंतुरित मुस्कान पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। प्रश्न 2, इस पद्यांश में कवि नागार्जुन ने किसका वर्णन किया है? उत्तर, इस पद्यांश में कवि नागार्जुन ने
बच्चे की तिरछी नजर करके मुस्कान बिखेरने का वर्णन किया है। नंबर 3, कवि नागार्जुन जीवन के बारे में क्या संदेश देते हैं? कवि नागार्जुन जीवन के बारे में संदेश देते हुए कहते हैं कि मृत व्यक्ति के शरीर में प्राणों का संचार उस समय हो जाता है जब वह छोटे बच्चे के नए नए दांतों की मधुर मुस्कान को देखता है। कवि का मानना है कि शिशु की नए मोहक मुस्कान से मुर्दा के शरीर में जान पड़ जाएगी और वह जीवित हो जाएगा। प्रश्न 4, कवि ने शिशु का वर्णन किस प्रकार से किया है? उत्तर, कवि ने शिशु का वर्णन करते हुए कहा है कि जब छोटे बच्चों के मुंह में नए नए दांत निकल आते हैं तो उनकी मुस्कान अत्यंत मनमोहक एवं आकर्षक होती है। उनकी मुस्कान को देखकर कठोर व पत्थर दिल रखने वाले व्यक्ति भी पिघल जाते हैं। छोटे बच्चों के क्रियाकलाप सभी को आकर्षित करते हैं। 5, यह दंतित मुस्कान पद्यांश की विशेषताएं बताइए। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सहज और जनसामान्य में बोली जाने वाली खड़ी भाषा है। छोटे बच्चों से मिलने वाले सुखों का वर्णन किया है। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस और वात्सल्य रस की प्रधानता है। धूली धूसर जलजात में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस काव्य में शेफालिका के फूलों को सुख और आनंद का प्रतीक माँ के स्नेह को किसके समान बताया है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने माँ के स्नेह को पंचामृत के समान बताया है। कवि माँ को क्या मानते हैं? कवि माँ को शिशु और पिता के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं। कवि नागार्जुन जी ने बच्चों को धन्य कहा है क्योंकि उन्हें जन्म देने वाली माँ है। वह तो बच्चे के लिए अनजान और अपरिचित है। वह बड़ी ही दूर से आया है। हे बालक, तुम्हें तो जन्म से ही माँ का स्नेह मिला है। तुम्हारी माँ का स्नेह तुम्हारे लिए पंच अमृत के समान है। जब तुम तिरछी नज़रों से मुझे देखते हो और हमारी आंखें आपस में मिलती हैं तो उस समय नए नए उगे हुए तुम्हारे दांतों की मुस्कान मुझे सुंदर लगती है। इस कविता का भाव क्या है? इस पद्यांश में कवि ने का बच्चों के लिए पंचामृत के समान शिल्प सौंदर्य के बारे में बताइए। उत्तर, इस पद्यांश की भाषा सरल, प्रभावशाली, खड़ी बोली है। कवि ने बच्चों की मुस्कान का मनमोहक एवं सजीव चित्रण किया है। माधुर्य युक्त कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ है। वात्सल्य रस की प्रधानता है। तत्सम एवं ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग हुआ है। कनखी मारना व आंखें चार होना मुहावरों की सुंदरता देखने को मिलती है तथा इन मुहावरों का प्रयोग बड़ी ही कुशलता के साथ कवि ने किया है। मुक्त छंद व दृश्य बिंब का प्रयोग है। फसल पद्यांश हिंदी के पाठ्य पुस्तक शिक्षित भाग 2 से लिया गया है। कवि ने फसल के विषय में क्या बताना चाहा है? उत्तर, इन पंक्तियों में कवि ने फसल के विषय में यह बताने की कोशिश की है कि फसल अनेक नदियों, लोगों की कठिन परिश्रम, खेतों की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का परिणाम है। फसल अपने आप उत्पन्न से उगाने में किसानों की मेहनत होती है। पश्चिम इस पद्यांश का भावी सौंदर्य बताइए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पृथ्वी, जल एवं मेहनत के संयुक्त प्रयास द्वारा ही फसल का उत्पादन को संभव बताया है। फसल के अभाव में हम भूखे मर सकते हैं। प्रश्न 4, इस काव्य के शिल्प सौंदर्य के बारे में बताइए। इस काव्य की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। कोटि हजार हजार में अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा दिखाई देती है। मुक्तक छंद एवं कोमलकांत पदावली है। दृश्य बिंब और योजना एवं चित्रात्मक शैली का प्रयोग है। काव्यखंड 2, फसल। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या पूछा है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पूछा है कि फसल क्या है? प्रश्न 2, कवि के प्रश्न का उत्तर किसने दिया है?
उत्तर, कवि के प्रश्न का उत्तर कवि ने स्वयं ही दिया है। वह कहता है कि फसल अपने आप उगने वाला कोई विशेष प्रकार की वस्तु या चीज नहीं है। इसके उत्पादन होने में अनेक तत्वों का संयुक्त सहयोग होता है। 3, फसल पर किसका प्रभाव है? फसल पर सूर्य के प्रकाश, हवा, उपजाऊ मिट्टी तथा मानव श्रम का प्रभाव होता है। इस प्रश्न 4, इस पद्यांश के भाव सौंदर्य के बारे में बताइए। नदियों के जल, किसानों मजदूरों के परिश्रम, मिट्टियों के उपजाऊपन, सूर्य के प्रकाश एवं वायु के बहने का मिश्रित रूप बताकर किसानों को देश के मिट्टी के प्रति लगाव के भाव को प्रकट किया है। प्रश्न, इस कविता की विशेषताएं बताइए। इस कविता की भाषा सरल सहज है, खड़ी बोली का प्रयोग है, प्रश्नोत्तर शैली है, हवा की थिरकन में मानवीकरण है, सिमटा हुआ संकोच में अनुप्रास अलंकार है, मिट्टी के विविध रंग रूपों का चित्रण है। नागार्जुन की कविता की व्याख्या बताई है। इसके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपको अगले लेसन के भी क्वेश्चन और व्याख्या चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब जल्दी ही आपको अगली वीडियो मिलते हैं।